वेलकम टू सिंप्लीफाइड। सो इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग लेबर लॉस के 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के 50 एमसीक्यूज कवर करे थे। इसमें हम लोग फैक्ट्री एक्ट 1948 के क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसमें फैक्ट बेस्ड और कंसेप्चुअल दोनों टाइप के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The statutory definition of factory under the Act turns on ownership of premises, use of power and work strength thresholds, amount of capital invested या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स ओनली। तो इसका आंसर है यूज़ ऑफ पावर एंड वर्क स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड। सिंपल सी बात है, फैक्ट्री की डेफिनेशन में क्या बोला गया इसमें, ठीक है, कि इन एनी मैन्युफैक्चरिंग premises where more than 10 workers are there with power, okay, and 20 प्लस वर्कर्स विदाउट पावर। तो सिंपल सी बात है, 10 प्लस वर्कर्स जहाँ पे हैं वो फैक्ट्रीज जो विद पावर चल रही हैं, ठीक है। तो 10 प्लस वर्कर की कंडीशन है एंड 20 प्लस वर्कर की कंडीशन है जो विदाउट पावर चल रही है। सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑक्यूपायर डेलीगेट्स डे टू डे सुपरविजन टू अ कॉन्ट्रैक्टर बट रिटेन्स अल्टीमेट कंट्रोल फॉर स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी अंडर द एक्ट। हु इज द ऑक्यूपायर? Option 1, the contractor only. B, the person with ultimate control. C, the site engineer only. D, no occupier can be fixed. सवाल का मतलब है कि किसी ऑक्यूपायर ने अपनी डे टू डे जो सुपरविजन है ना, वो उसके लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, डेलीगेट कर दी अपनी पावर, ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल है पूरी फैक्ट्री का वो अपने पास रखा हुआ है, यानी डे टू डे सुपरविजन उसने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, ठीक है, और अल्टीमेट कंट्रोल अपने पास रखा है। सो अगर कोई भी लाइबिलिटी आती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? भाई वही रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है, ठीक है। सो ऑक्यूपायर होगा। ऐसा नहीं कि उसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है कॉन्ट्रैक्टर को और अल्टीमेट कंट्रोल अपने पास रखा है तो कोई भी दिक्कत आएगी तो कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अ यंग पर्सन बिफोर एम्प्लॉयमेंट? ठीक हो गया, ठीक है। कोई भी यंग पर्सन अगर है, सो 18 ईयर से कम वाले बंदे को फैक्ट्री एक्ट में यंग पर्सन बोलते हैं। सो उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन प्रोवाइड करता है? एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चूजन बाय एम्प्लॉयर, सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज पर्सनली और लेबर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव। तो सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक सर्टिफाइंग सर्जन और वही जो है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। Which of the following best captures the Act's main policy objective? Objective क्या है? Maximize industrial output? नहीं। Protect health, safety and welfare of workers? Right. सिंपल सी बात है यार, एक्ट का मतलब ही वही है। A 16-year-old adolescent may work in a factory provided. सिंपल सी बात है, 18 साल से कम वाला, ठीक है, यानी 15 to 18 जो है इसमें उसको क्या बोला जाता है? एडोलसेंट। सो 16 ईयर ओल्ड का जो है वो एडोलसेंट होगा, वो कर सकता है काम, प्रोवाइडेड ही वर्क्स ओनली नाइट शिफ्ट, ही होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एंड इज नॉट एम्प्लॉयड इन प्रोहिबिटेड प्रोसेसेस, ही इज पेड अबव डबल वेजेस, नो, ही इज एम्प्लॉयड ओनली बाय फैमिली एंटरप्राइज, नो। अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है ना, जो कौन प्रोवाइड करता है? एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो उसके द्वारा दिया हुआ अगर कोई सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, सो उसको काम कराया जा सकता है। बस शर्त यह है कि वो प्रोहिबिटेड प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, कोई हजार्डस प्रोसेस नहीं होनी चाहिए जहाँ पे एडोलसेंट्स का काम करना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बैन किया हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नॉर्मल इंडस्ट्री में कर सकता है विद सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। मैक्सिमम ऑर्डिनरी आवर्स ऑफ वर्क फॉर एन एडल्ट इन अ डे इज, ये सिंपल 9 आवर्स है भाई, 9 आवर्स पर डे, ठीक है। द वीकली मैक्सिमम आवर्स फॉर एडल्ट इज 48 आवर्स, सिंपल। डेली आवर्स 9 आवर्स, वीकली 48। स्प्रेड ओवर ऑर्डिनरी शुड नॉट एक्सीड। तो स्प्रेड ओवर टाइम वो होता है जिसमें जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स तो इंक्लूडेड होते ही हैं, साथ में जो रेस्ट का जो टाइम होता है ना वो भी इंक्लूडेड होता है। सो 9 आवर्स, 10 आवर्स, 14 आवर्स और 16 आवर्स, इसका आंसर है 10 आवर्स, ठीक है। और ये जो पीरियड है स्प्रेड ओवर टाइम कहते हैं इसको, ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है लेकिन विद अप्रूवल, ठीक है। ओवर टाइम वेजेस मस्ट बी पेड एट अ मिनिमम रेट ऑफ। सो हाँ यार, फैक्ट्री एक्ट में क्या है कि 9 आवर्स पर डे का तो है ही है, ठीक है। 48 आवर्स पर वीक, इससे ज़्यादा तुम करा नहीं सकते। इसके अलावा अगर कोई भी जो ऑक्यूपायर है या फिर कोई एम्प्लॉयर है वो काम करवा रहा है, सो उसको ओवर टाइम वेजेस पे करनी होती है। तो उसका रेट क्या होता है?
1.25 टाइम्स ऑर्डिनरी रेट, 1.5 टाइम्स, ट्वाइस या फिर सेम, तो भैया दुगना होता है, ठीक है। अगर तुम किसी भी वर्कर से ओवर टाइम काम करवा रहे हो तो तुम्हें उसको डबल सैलरी पे करनी होगी, जो उसका ऑर्डिनरी रेट है उससे दुगना उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। विच फैसिलिटीज इज स्टैट्यूटरी मैंडेटरी इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 250 पर्सन्स, ठीक है। 250 वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसको क्या देना जरूरी है? ऑन साइट हॉस्टल एकोमोडेशन, कैंटीन, लीगल एड से एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, कैंटीन भैया। अगर 250 वर्कर से ज़्यादा कहीं काम कर रहे हैं तो तुम्हें उसे कैंटीन फैसिलिटी देना कंपलसरी है। क्रैचे प्रोविजन बिगिंस मैंडेटरी व्हेन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइज। क्रैचे मतलब जो वुमेन्स को है ना, जिनके बच्चे होते हैं, जो वुमेन वर्कर्स होती हैं, उनके अगर छोटे बच्चे हैं सो उनके वहाँ पे देखभाल के लिए, उनके रखने के लिए तो फैक्ट्री में एक साइट होती है, उसको क्रैचे कहते हैं, एक जगह होती है। एंड उसका प्रोविजन क्या है? मतलब ये मैंडेटरी देनी पड़ेगी कब? मतलब जितनी भी वुमेन वर्कर्स हैं उनके लिए एनी नंबर, या 30 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, 100 या 100 से ज़्यादा, ओनली इफ शिफ्ट आर लॉन्गर देन 12 आवर्स। सिंपल सी बात है भैया, 30 की कंडीशन है फैक्ट्री एक्ट में कि 30 या उससे ज़्यादा वुमेन वर्कर्स अगर कहीं काम कर रही हैं सो मैंडेटरी उनको क्रैचे फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। द साइट अप्रेजल कमिटी इज प्राइमरली कंसर्न विद। साइट अप्रेजल कमिटी जो है ये फैक्ट्री एक्ट में है और ये हैजार्डस इंडस्ट्रीज से डील करती हैं। फैक्ट्री एक्ट में जो प्रोविजंस है, आई थिंक 41A to H, ये जो प्रोविजंस हैं इसमें क्या होता है कि इसमें हैजार्डस इंडस्ट्रीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने का पूरा मैकेनिज्म बताया गया है। तो उसमें शुरुआत होती है साइट अप्रेजल कमेटी से। ये जो कमेटी है इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और ये कमेटी का काम क्या होता है कि कोई भी अगर नई फैक्ट्री की एप्लीकेशन आई है, जैसे एक्स नाम का कोई बंदा है, ठीक है, ये एक कोई हैजार्डस फैक्ट्री खोलने जा रहा है किसी प्लॉट पे, सो इसको पहले एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, और वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन के बेसिस पे एक साइट अप्रेजल कमेटी बनाएगी और उसको वो भेजेगी। और ये साइट अप्रेजल कमेटी उस जगह पे जाके देखेगी कि यार ये जो है इंडस्ट्री यहाँ पे अगर बनेगी, ये जो हैजार्डस इंडस्ट्री बनेगी, इससे कहीं लोकल एनवायरनमेंट का, लोगों का, या फिर आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनका कोई इफेक्ट, उनके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा या नहीं, ठीक है। तो ये साइट अप्रेजल कमेटी होती है। तो सिंपल सी बात किसके लिए? सुटेबिलिटी ऑफ साइट फॉर हैजार्डस इंडस्ट्रीज एंड सेफ्टी ऑब्लिक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, ये इसका आंसर हो गया। An occupier receives an immediate verbal notice of a fatal accident, ठीक है, but files detailed report beyond the prescribed time limit legally। किसी ऑक्यूपायर को, ठीक है, किसी ऑक्यूपायर के पास भाई एकदम से इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ पे कोई उसकी फैक्ट्री के अंदर कोई फैटल एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसकी जो डिटेल रिपोर्ट है वो उसको आगे भेजनी होती है, जो उसने प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के बाद भेजी। तो क्या होगा भैया इसमें? इमीडिएट वर्बल नोटिस निगेट्स ऑल पेनाल्टीज फॉर लेट फाइलिंग? नो। Immediate notice is required. Late statutory report can still attract procedural penalty, though substantive sin may be mitigated. No report is required at all. Only insurance company need notification. इसका आंसर है बी। अगर उसे लेट हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी उसको पता चले वो बाद में भी दे सकता है ना। उसे देर तो कर दी है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो चाहे तो वो जल्दी से नोटिस वहाँ पे दे सकता है। हालांकि अगर जो अथॉरिटीज़ हैं वो चाहें तो उसको उस बात के लिए पनिश कर सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ जो उसने बता दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, वो चीज़ मतलब नोटिस में ली जाएगी कि हाँ यार चलो देर भले ही सही बट इसने बताया तो सही। क्विक नोटिस इज मैंडेटरी। डिटेल्ड रिटर्न रिपोर्ट मस्ट फॉलो विद इन टाइमलाइन। लेट फाइंडिंग इज अ प्रोसीजरल ब्रीच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द एक्ट मैंडेट्स फेंसिंग ऑब्लिक गार्डिंग ऑफ डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या है ना कि जो मशीन्स होती है ना, जो तगड़ी मशीन्स होती हैं, जो डेंजरस मशीन्स हैं, उनकी फेंसिंग की बात करी गई है। सो क्यों? टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ पार्ट्स? नहीं भैया। टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिक्वेंट इंजरीज, प्राइमरी सेफ्टी प्रिवेंशन। हाँ सिंपल सी बात है कि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना है ही नहीं। एनुअल लीव विथ वेजेस एक्रूवल इज नॉर्मली कंप्यूटेड एज। हाँ मतलब जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको साल भर की कुछ छुट्टियां मिलती है, तो उसको कंप्यूट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है? 1 day फॉर एवरी 10 days वर्क, 1 day फॉर एवरी 20 days वर्क, फिक्स 30 days रिस्पेक्टिव ऑफ अटेंडेंस। ऐसा तो कैसे होगा यार? एज पर एम्प्लॉयर्स डिस्क्रिप्शन ओनली। सिंपल सी बात है, हर 20 दिन में एक छुट्टी मिलेगी, सब्जेक्ट टू मिनिमम अटेंडेंस एलिजिबिलिटी। हाँ ये मिनिमम अटेंडेंस एलिजिबिलिटी है कि कोई भी वर्कर अगर 240 डेज से ज़्यादा उसने काम किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, सो उसको हर 20 दिन की एक छुट्टी मिलेगी। सिंपल सी बात, 240 प्लस वर्किंग डेज अगर हैं तो हर 20 डे में एक छुट्टी वर्कर को मिलेगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स मस्ट बी मेंटेन एंड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है और उसको इंस्पेक्ट, जब भी कोई इंस्पेक्टर अगर आए विजिट पे तो वो रजिस्टर उसको देना मैंडेटरी है। रजिस्टर ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट ओनली, रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स एंड अटेंडेंस, ओवर टाइम रिकॉर्ड्स, एक्सीडेंट रजिस्टर। पढ़ के ही लग रहे हैं यार क्या। ठीक है भाई, एडल्ट वर्कर्स की अटेंडेंस, उनका ओवर टाइम, वो सारा जो रिकॉर्ड है वो रजिस्टर उसको मेंटेन करना पड़ेगा और जब भी कोई इंस्पेक्टर आए इसको उसको देना पड़ेगा। If an occupier knowingly permits work without machine guards and an injury results, the occupier's defense that workers consented is। सवाल समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑक्यूपायर अगर जानबूझ के मशीनों की, मतलब समझ रहे हो, कोई फेंसिंग नहीं करवा रखी उसने और वहाँ पे कुछ भी मतलब वर्कर को कोई सेफ्टी अप्लाइंसेस वगैरह नहीं दिए हैं और उसके बाद ऑक्यूपायर ये कोई एक्सीडेंट हुआ था और ऑक्यूपायर आके ये बोलता है कि मैंने तो वर्कर की कंसेंट ली है, वैसे से पूछा हुआ था कि ऐसे काम करना पड़ेगा, तो क्या ये जो उसका डिफेंस है ये वैलिड और वैलिड माना जाएगा और ऑक्यूपायर को माफ़ कर दिया जाएगा, या फिर इनवैलिड बोला जाएगा और स्पेशली ड्यूटी नॉन डिलीजिबल एंड कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड अवे, या वैलिड ओनली इफ यूनियन इंडोर्सेस कंसेंट, या वैलिड ओनली फॉर सुपरवाइजर। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी है यार, नहीं माफ़ किया जा सकता। ठीक है ना, इवन तुमने अगर वर्कर की कंसेंट ली भी है ना, उसके बाद भी तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा बिकॉज यू हैव द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, द चीफ इंस्पेक्टर्स पावर टू प्रोहिबिट यूज ऑफ पार्ट ऑफ फैक्ट्रीज एक्सरसाइज व्हेन। ठीक है, जो चीफ इंस्पेक्टर होता है ये स्टेट का इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर एक होता है इंस्पेक्टर, वो होता है लोकल एरिया का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया का, और जो चीफ इंस्पेक्टर होता है वो होता है पूरे स्टेट का इंस्पेक्टर। तो वो अगर उसकी जो पावर होती है कि वो किसी फैक्ट्री के किसी भी पार्ट को प्रोहिबिट कर सकता है, बोल सकता है कि ये यूज़ में नहीं कर सकते, तुम अभी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। शायद वहाँ पे उसको ऐसा लगे कि कोई पार्ट वहाँ पे इतना ख़राब है कि अगर ये चालू होगा तो यहाँ पे काम करने वाले लोगों का नुकसान हो सकता है, उनकी लाइफ को खतरा है। सो वो अपनी ये पावर यूज़ करके उस पार्ट को क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है यूज़ करने से। कब अ वर्कर रिक्वेस्टेड फॉर लीव, नो देयर इज इमिनेंट डेंजर टू लाइफ और सेफ्टी इन दैट पार्ट, रेमेडियल एक्शन रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात, जब उसको लगेगा कि भाई डेंजर है लाइफ और सेफ्टी को। वाई डज द एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन चाइल्ड एंड एडोलसेंट। ठीक है, चाइल्ड और एडोलसेंट के बीच में वो क्यों करता है भैया, 15 से नीचे चाइल्ड, 15 से 18 के बीच में एडोलसेंट, क्यों बोलता है ऐसा? टू सेट सेपरेट टैक्सेशन स्लैब्स, नो बिकॉज एडोलसेंट मे बी एम्प्लॉयड अंडर रेगुलेटेड कंडीशंस व्हाइल चिल्ड्रंस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात। हाँ, जो एडोलसेंट जो 15 से 18 साल के हैं उनको तुम काम करवा सकते हो फैक्ट्री में, बट हाँ कुछ रेगुलेटेड कंडीशंस हैं, जैसे उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए, जो एक कंडीशन है। ठीक है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर तुम्हें देगा, सर्टिफाइंग सर्जन, जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, और बिलो 14 ईयर्स तो बिल्कुल ही मना है कि तुम काम नहीं करा सकते। तो ये सारे डिफरेंस अगर बना रहे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 900 वर्कर्स कैरीज आउट सेवरल हैजार्डस प्रोसेसेस। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स। सिंपल सी बात है, सवाल ये कि जो सेफ्टी ऑफिसर होता है ना फैक्ट्री एक्ट में, वो अगर 1000+ वर्कर्स अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसके लिए वो अपॉइंट करना, सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। अब मान लो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे 900 वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, वो जो काम जो कर रहे हैं वो बहुत ही हैजार्डस प्रोसेस है, तो क्या वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर वो नहीं अपॉइंट कर सकते? बिकॉज 1000 का जो थ्रेशोल्ड है वो ब्रीच नहीं हुआ है। नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज थ्रेशोल्ड 1000 इज नॉट मैट रिगार्डलेस ऑफ हैजार्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड बिकॉज हैजार्डस प्रोसेस कैन ट्रिगर अपॉइंटमेंट इवन बिलो न्यूमेरिक थ्रेशोल्ड एज पर रूल्स। सिंपल सी बात है यार, यही आंसर है। हाँ, बिकॉज हैजार्डस प्रोसेस है, तो इवन अगर 1000 की जो लिमिट है, जो एलिजिबिलिटी है, वो अगर क्रॉस नहीं हुई है, स्टिल वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए, बिकॉज वो प्रोसेस जो है भाई वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत है। ठीक है ना। द पर्पज ऑफ रिक्वायरिंग डिस्प्ले ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट इन द फैक्ट्री इज, जो क्या होता है कि जो फैक्ट है ना, जो भी ये जो एक्ट है, इसके जितने भी कुछ प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, लाइक लीव रूल्स, ठीक है, वर्किंग टाइम, ओवर टाइम वेजेस, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे क्या है ना कि इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है पूरे एक्ट का, उसको डिस्प्ले करना पड़ता है फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं उसको आसानी से पढ़ सकें। क्यों करते हैं ऐसा? सजाने के लिए नहीं भैया। इन्फॉर्म वर्कर्स ऑफ राइट्स एंड इनेबल ट्रांसपेरेंसी फॉर इंस्पेक्शन एंड कंप्लाइंस। हाँ, सिंपल सी बात, ताकि जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता हो। Which of the following is most consistent with the Act's approach to women's night work? Modern interpretation। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ना, वो कौन सा जो प्रोविजन है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है वुमेन्स के नाइट वर्क को लेकर, रात को वुमेन्स के काम करने को लेकर। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन विदाउट एक्सेप्शन, ऐसा तो नहीं है।
प्रोहिबिशन बट विथ पोटेंशियल फॉर स्टेट परमिशन एंड सेफ्टी मेजर्स इन मॉडर्न रूल्स. हाँ, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि IT वाईटी में जो कंपनी में जो वुमेंस काम करती हैं, सो वहाँ पे रात को, बिकॉज उनका प्रोफाइल ऐसा है कि रात को काम करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, लाइक US प्रोसेस है, फॉरेन प्रोसेसेस है, तो वहाँ पे रात को काम करना ज़रूरी हो जाता है. बट ऐसे केस में गवर्नमेंट अलाउ करती है ना. लेकिन उसमें क्या होता है कि उनको कैब फैसिलिटीज़ देनी है, वुमेन गार्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है. सो कुछ सेफ्टी प्रोविजंस का ध्यान में रखते हुए अलाउ किया जा सकता है. Which provision is most likely to be used to impose criminal liability for a willful breach of safety leading to death? ठीक है, मतलब कौन सी क्रिमिनल लाइबिलिटी हम डाल सकते हैं, उस इम्पोज कर सकते हैं ऑक्यूपायर के ऊपर, अगर उसने मतलब जानबूझ के उसने कोई ऐसी मतलब नज़रअंदाजी रखी है सेफ्टी में जिसकी वजह से किसी वर्कर की डेथ हो गई है. सिविल टॉर्ट लॉ ओनली, पेनल प्रोविजंस इन द एक्ट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट फॉर कंट्रावेंशंस, क्रिमिनल इन्फोर्समेंट पॉसिबल, टैक्स कोड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. 20 का सही आंसर है. हम उसके ऊपर फाइन भी लगा सकते हैं, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. ठीक है, सो क्रिमिनल इन्फोर्समेंट पॉसिबल, जितना हो सकता है हम उसको सजा दे सकते हैं. A factory introduces a new chemical process with potential toxic emissions. ठीक है, बिफोर कमेंसमेंट ऑक्यूपायर मस्ट, कोई फैक्ट्री ने क्या किया ना कि एक नई केमिकल प्रोसेस खोली है जहाँ से मतलब टॉक्सिक एमिशंस होंगे, मतलब एक हैजार्डस इंडस्ट्री खोली है कुल मिला के. सो बिफोर कमेंसमेंट उसको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट इमीडिएटली, इन्फॉर्म वर्कर्स लेटर, नो. ओनली रजिस्टर विद म्यूनिसिपल टैक्स ऑफिस, नो. अप्लाई फॉर अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया, क्या मतलब है ऑप्शंस का? नोटिफाई appropriate authorities and ensure safety control and site appraisal requirement as per HR process rules. सिंपल सी बात है. ठीक है. Why does the act include welfare measures, canteen, crèche, restrooms in addition to safety norms? भैया मतलब सेफ्टी नॉर्म्स तो है ही है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दिक्कत ना आए, उससे बचने के लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स कहते हैं. और वेलफेयर मेजर्स मतलब होते हैं कि जब हम वर्कर्स को कैंटीन फैसिलिटी, फर्स्ट एड बॉक्सेस, क्रैची फैसिलिटीज़, रेस्ट रूम प्रोवाइड करते हैं. सो हम क्यों दे रहे हैं ये? To increase state expenditure, no, because welfare complements safety and health by addressing basic needs that affect well-being and productivity. सिंपल सी बात है. ठीक है ना. जो वेलफेयर मेजर्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, वर्कर को सेफ्टी और उसकी हेल्थ के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा कंपनी के लिए काम और फैक्ट्री के लिए काम कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. फॉर ओवर टाइम कैलकुलेशंस, ऑर्डिनरी आवर रेट 160 पर 8 आवर्स डे, ओवर टाइम फॉर 3 आवर्स शुड बी एट मिनिमम. ठीक है, ऑर्डिनरी ओवर टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना ओवर टाइम मिलेगा उसको, वर्कर को ऑर्डिनरी जो उसका आवर रेट है 160 पर 8 आवर्स डे. ठीक है, ₹160 पर 8 आवर, यानी 1 आवर के 20 रुपीज़ उसको मिल रहे हैं 1 आवर के. तो अगर उसको ओवर टाइम करवाएंगे तो ओवर टाइम रेट क्या होता है, इंटू 2 यानी 40 रुपीज़. 3 आवर ओवर टाइम कराएंगे तो 40 इंटू 3 यानी 120 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसका आंसर सी. The Act's hazardous process provisions were strengthened historically because of, ठीक है, जो उसमें हैजार्डस प्रोसेस का जो प्रोविजंस है ना, ये अमेंडमेंट में आया गया है. यानी जब एक्ट 1948 में बना था उस टाइम पे हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ को लेके ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं थे, सेपरेट प्रोविजंस. बट 1987 में अमेंड किया गया इस एक्ट को, और यहाँ पे 41A to 41H जो है हैजार्डस प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी उसमें प्रोविजंस है वो डाले गए. क्यों? Due to international trade agreements, no. Major industrial disaster like Bhopal exposing gaps in recently, because 1985 के अराउंड भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, जिसके बाद ये ज़रूरत पड़ी कि हमें हैजार्डस प्रोसेसेस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो वहाँ पे ये अमेंडमेंट डाले गया. If the state exempts a category of factories temporarily from one provision by notification, is prosecution for that provision during exemption period possible? अब क्या होता है ना कि जितने भी प्रोविजंस है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर दी गई है कि वो इस एक्ट के किसी प्रोविज़न को ना किसी फैक्ट्री से एग्जाम्प्ट कर सकती है. यानी एग्जाम्प्ट करने का मतलब है कि वो प्रोविज़न उस फैक्ट्री में लागू नहीं होगा. वो सिंगल फैक्ट्री भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ फैक्ट्री भी हो सकती है. सो उस बीच में अगर मान लो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक्स कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट की किसी प्रोविज़न को, ठीक है, मान लो वर्किंग आवर्स को रिलेटेड, ठीक है, ये हर एवरीडे 9 आवर्स काम करना है, तो इस प्रोविज़न को स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, यहाँ पे एग्जाम कर दिया इसको. बिकॉज यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वर्क हो रहा है, कोई नेशनल हाईवे बन रहा है, ठीक है, कोई रोड बन रही है, मतलब इतना इमरजेंसी काम है कि जिसमें 9 घंटे काम करने से नहीं होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया. और इस पीरियड में अगर ये जो एक्स कंपनी है ना, वो अपने वर्कर से 14 आवर्स काम करवा रही है, सो क्या ये ब्रीच होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा. जनरली नो, बिकॉज एग्जाम्पशन रिमोट्स एप्लीकेबिलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन. ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया है.
सो वहाँ पे अगर वो काम करा रहा है तो उसके वो इस फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन पर्टिकुलर प्रोविजन को ब्रेक नहीं कर रहा है. एन इंस्पेक्टर रिक्वेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ए रजिस्टर एंड द ऑक्यूपायर रिफ्यूजेस. ठीक है, इंस्पेक्टर ने बोला कि रजिस्टर दिखाओ, उसने मना कर दिया ऑक्यूपायर ने, तो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? समन पुलिस टू सर्च विदाउट वारंट, नो. इमीडिएट क्लोज द फैक्ट्री परमानेंटली, नो. टेक ओवर फैक्ट्री मैनेजमेंट, नो. टेक एक्शन अंडर द एक्ट, मे इनिशिएट प्रोसिक्यूशन फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रोसीड लीगली. इंस्पेक्टर कैन नॉट आर्बिट्री सीज बियॉन्ड स्टैट्यूटरी पावर. सही है, यही आंसर होगा. Which of the following best describes why annual returns are required even when no material changes occur? ठीक है, यानी जो हर साल क्या होता है ना कि ऑक्यूपायर को एनुअल रिटर्न्स देने पड़ते हैं, यानी अपनी साल भर में उसका जो जो भी उसमें प्रोग्रेस हुई है, कोई भी अगर चेंज हुआ है, किसी बड़ी मशीन में कोई चेंज आए, तो सारे रिटर्न्स उसको जमा करने पड़ते हैं. इवन अगर कोई वहाँ पे चेंज नहीं आए, स्टिल उसको वो एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ता है ऑक्यूपायर को. क्यों? फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट्स ओनली. एनुअल रिटर्न्स वेरीफाई कंटिन्यूइंग कंप्लाइंस एंड प्रोवाइड अपडेटेड स्टैट्यूटरी डाटा फॉर मीटिंग एनफोर्समेंट. सिंपल सी बात है भैया. ठीक है, एनुअल रिटर्न से ही पता कर चलता है कि हर साल जो फैक्ट्री है, जो ऑक्यूपायर है, वो गवर्नमेंट के प्रोविजंस के साथ, फैक्ट्री एक्ट के नियमों के साथ भाई कंप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, और गवर्नमेंट के पास अपडेटेड डेटा रहता है. ठीक है, ताकि वो अच्छे से मॉनिटर कर सकें. A worker engaged in cleaning inside a confined tank is exposed to toxic fume and collapses. ठीक है, कोई वर्कर जो है वो किसी कन्फाइंड टैंक के अंदर काम कर रहा है और उसकी वजह से वो टॉक्सिक फ्यूम्स और है ना, मतलब जहरीली जो गैस है उसके नज़दीक आ रहा है. तो सेफ्टी रूल मोस्ट रिलेवेंट इज क्रेचे प्रोविजन. नहीं भैया. कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर्स, परमिट टू वर्क एंड प्रोविजन फॉर वेंटिलेशन रेस्क्यू, स्टैट्यूटरी सेफ्टी कंट्रोल्स रिक्वायर्ड. डिस्प्ले ऑफ द एक्ट एब्स्ट्रैक्ट, नो. एनुअल रिव्यू, नो. ये वाला जो है वो लागू होगा. ठीक है, मतलब प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करने हैं, वो होने चाहिए. उसके पास परमिट होना चाहिए उस पर्टिकुलर को काम करने का, और जब वो अंदर जा रहा है तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए उस रजिस्टर में प्रॉपर. ठीक है. विच प्रिंसिपल मेक्स द ऑक्यूपायर्स ड्यूटी एब्सोल्यूट अंडर द एक्ट? एम्प्लॉयर्स मॉरल ड्यूटी ओनली, नो. कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट ओनली, नो. सप्लाई चेन ऑब्लिगेशन ओनली, नो. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, ड्यूटी एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ मीन्स रे फॉर सेफ्टी कंप्लाइंस, वायलेशन पेनलाइज्ड. ये इसका सही आंसर होगा. ठीक है, जो ऑक्यूपायर की ड्यूटी है ना वो एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है उस फैक्ट्री का. सो उसकी जो उसकी 100% लायबिलिटी है. ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं फैक्ट्री में नहीं था, कोई एक्सीडेंट अगर हो गया. नहीं भैया, तुम्हारे कंट्रोल में डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारे हाथ तुमको दी गई है. सो कोई भी अगर घटना होती है उस फैक्ट्री के अंदर, तो अल्टीमेटली तुम रिस्पॉन्सिबल हो. If two adjacent workshops under same control individually falls below factory threshold but together satisfied, can authorities treat them as one factory? यानी मान लो एक कोई बड़ी फैक्ट्री है, उसकी 2 वर्कशॉप है. कोई बड़ी फैक्ट्री है, इसकी 2 वर्कशॉप है, ए और बी. यहाँ पे मान लो और विदाउट पावर ये लोग काम कर रहे हैं. यहाँ पे 15 वर्कर है और यहाँ पे 10 वर्कर है. अब अगर तुम इंडिविजुअली लोगे इन दोनों को, तो ये भी फैक्ट्री एक्ट के अंदर नहीं आएगी, ये भी फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगी, बिकॉज विदाउट पावर अगर कोई काम कर रही है तो 20+ वर्कर्स होने चाहिए. लेकिन अगर तुम इनको जोड़ के देखोगे ना तो 25 वर्कर हो रहे हैं. सो क्या ये दोनों ये फैक्ट्री के अंदर में आएगी? Never counts must be separate. Yes, only if owners agree. Only if workers apply for it. No. Yes, aggregate tests may apply depending on unit integration, common control and use of premises for maximum process together. हाँ, सिंपल सी बात है. माना जा सकता है अगर इन दोनों कंपनीज का जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो सेम ऑक्यूपायर के पास है, और जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया, हमारे 2 अलग अलग वर्कशॉप्स हैं और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो वहीं पे कहीं पे पास में हो रही है, यानी सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दोनों जगह माल जा रहा है. सो ऐसे केसेस में इसको माना जा सकता है. Which of the following is the most appropriate immediate management step when inspector issues prohibition on part of factory? ठीक है, जब इंस्पेक्टर जो है कोई एक प्रोहिबिशन बोल देता है कि इस फैक्ट्री के इस पार्ट पे काम नहीं होना चाहिए टिल फर्दर ऑर्डर्स, सो सबसे मैनेजमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए? सीधे मतलब इग्नोर द ऑर्डर एंड कंटिन्यू वर्क, नो. सू द इंस्पेक्टर विदाउट कंप्लाइंग, नो. रिमूव रिकॉर्ड्स टू कंसील ब्रीच, नो. Immediately stop operations in the prohibited area, yes. Show cause and take remedial step to comply before seeking lifting of prohibition. सिंपल सी बात है. ठीक है, तुम्हें वहाँ पे काम नहीं करना है. उसके बाद तुम्हें वहाँ पे जिन प्रोविजंस की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से वहाँ पे जो इंस्पेक्टर ने जो बैन लगाया, इशू प्रोहिबिट किया है काम करने से, तुम्हें उन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा. द एक्ट हेल्थ प्रोविजंस. ठीक है, प्राइमरीली एम्स टू, क्यों होगा भैया? क्लीननेस, ड्रेनेज, वेंटिलेशन. क्या मतलब इसका? प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड मेंटेन हाइजीन टू प्रोटेक्ट लॉन्ग टर्म वर्कर हेल्थ. ये इसका आंसर है. An employer argues that a piece work bonus negates overtime entitlement because payment structure differs legally. कोई एम्प्लॉयर ऐसा आर्ग्यू कर रहा है
कि इसका जो पीस वर्क बोनस है ना, यानी पीस वर्क का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वर्कर को पर पीस के हिसाब से काम दिया जाता है, ठीक है। यानी वहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं, मान लो शूज़ बन रहे हैं, ठीक है, और पर शू का एम्प्लॉयर बोल दिया कि वर्कर को 10 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है, बनाने का, तो इसको पीस वर्क कहते हैं। तो वहाँ पे वो जो एम्प्लॉयर है वो कह रहा है कि बिकॉज यार तुम्हें तो मैं पीस वर्क के हिसाब से बोला हुआ है, पर पीस के हिसाब से तुम्हें पैसा मिल रहा है, तो तुम्हें ओवर टाइम वेजेस नहीं दूंगा मैं। क्या ऐसा माना जाएगा? Payment method cannot nullify statutory overtime rates. Overtime must be paid according to statute, irrespective of wage structures. हाँ, सिंपल सी बात भी है। ओवर टाइम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम उससे पीस वर्क करा रहे हो या फिर टाइम वर्क करा रहे हो, इट डजंट मैटर। A factory that uses power-driven machinery but employs 8 workers start using additional 3 contract workers do threshold change applicability। ठीक है, कोई फैक्ट्री जो है पावर ड्रिवन मशीनरी यूज़ कर रही है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी पावर ड्रिवन मशीनरी में? मोर देन 10 वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। विद द एड ऑफ पावर अगर चल रही है तो मोर देन 10 वर्कर्स वहाँ पे काम करने चाहिए। बट वहाँ पे 8 वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो तो रेगुलर वर्कर्स हैं और 3 जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। तो क्या यहाँ पे ये फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे? लगने चाहिए, हाँ लगेंगे, यस, है ना। बिकॉज चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो, चाहे रेगुलर वर्कर्स हो, चाहे वो डेली वर्कर्स हो, इट डजंट मैटर, ठीक है, सारे टाइप के वर्कर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इन विच सिनेरियो वुड द स्टेट गवर्नमेंट मोस्ट रीजनेबली यूज इट्स एग्जाम्पशन पावर अंडर द एक्ट? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो एग्जाम्प्ट कर सकती है, तो कब वो कर सकती है? टू परमानेंटली रिमूव सेफ्टी रूल्स फॉर अ डेंजरस इंडस्ट्री, to temporarily relax a provision for small cottage units where impracticable, subject to conditions and public interest, to exempt employers from paying overtime forever, to abolish scratching nationwide। इसका आंसर है बी, टू टेम्पररी रिलैक्स अ प्रोविजन फॉर स्मॉल कॉटेज यूनिट्स वेयर इम्प्रैक्टिकेबल। जो स्मॉल कॉटेज यूनिट्स है ना, उनको इतने ज़्यादा प्रोविजंस को कंप्लाई ना करना पड़े, ठीक है, ये सब दिक्कतें ना आए, तो उनको वो रिलैक्स कर सकती है कि हाँ कुछ कंडीशंस के साथ तुम्हें इन चीज़ों से छूट दी जा सकती है। Which element makes a process hazardous in regulatory terms? Only if exportable। मतलब क्या बोला जाए, किस चीज़ को हम हैजार्डस बोल सकते हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ में ना? Only if exportable, या फिर presence of inherently dangerous substances of processes likely to cause major accidents leading to special controls। हाँ, यानी वहाँ पे कुछ ऐसा सब्सटेंस बन रहा है, ऐसी प्रोसेसेस बन रही हैं जिसमें अगर छोटा मोटा भी अगर दिक्कत आ गई ना, तो उससे वहाँ पे काम करने वालों को और आसपास रहने वालों को उनकी लाइफ को खतरा है, तो उसको हम हैजार्डस इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। फॉर इन्फोर्समेंट वाई आर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्टर्स एंड क्रिमिनल पेनल्टीज यूज इन द एक्ट? फॉर इन्फोर्समेंट वाई आर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्टर्स एंड क्रिमिनल पेनल्टीज, यानी हमने यहाँ पे ये जो फैक्ट्री एक्ट है ना, इनके प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के लिए हमने यहाँ पे इंस्पेक्टर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है, और साथ में हमने अगर कोई ऑक्यूपायर गलती करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टीज़ की भी बात करी गई है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर्स का काम है वहाँ पे चेक करना, देखना, और वहाँ पे अगर वो गलती करे तो पेनल्टीज़ की भी बात करी है। ऐसा क्यों? ऑप्शन है रिडंडेंसी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स करेक्ट डिफेक्ट्स क्विकली, पेनल प्रोविजंस डिटर विलफुल ब्रीचेस, कंबाइंड टूल्स अचीव प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट। हाँ, सिंपल सी बात है भाई, इंस्पेक्टर्स कोशिश करेंगे कि वहाँ पे प्रिवेंट करने की, कि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई गलती ना हो, और इवन अगर ऑक्यूपायर्स के बाद भी कुछ करता है तो क्रिमिनल पेनल्टीज क्या करेंगी, उसको पनिश करेंगी, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। An occupier keeps to no accident register and an injury occurs, the occupier likely procedural exposure is none, no register needed। B, penalty for failing to maintain statutory register and potential aggravation of other charges, only civil liability to worker, या फिर only requirement to submit affidavit yearly। इसका आंसर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, बिकॉज उसके पास ना एक्सीडेंट रजिस्टर होना चाहिए। अगर उसके वहाँ पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो रहा है ना, सो उसका रजिस्टर उसको मेंटेन करना है। इवन वो रजिस्टर, उसको जो रिपोर्ट है ना, वो आगे भी भेजनी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है। वाई डज दी एक्ट रिक्वायर सर्टिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सर्टेन वर्कर्स? ठीक है, हमने बोला ना कि कुछ जो वर्कर्स है, जो एडोलसेंट्स है, जो चाइल्ड वर्कर्स है, उनके लिए क्या है कि उनको अगर किसी फैक्ट्री में काम करवाना है तो उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? टू करेक्ट डेटा ओनली? नो। टू लिमिट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? नो। फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन ओनली? नो। टू स्क्रीन फॉर फिटनेस टू डू स्पेसिफिक हैजार्डस टास्क, प्रिवेंट हार्म टू वर्कर एंड अदर्स। सिंपल सी बात है ना, ताकि उनको स्पेसिफिक जो टास्क हैं वो करवाया जा सके और पता लगाया जा सके कि हाँ यार ये बंदा इस काम को करने के लिए सही है नहीं है, इसकी हेल्थ कंडीशंस क्या इसको अलाउ करती हैं नहीं।
A factory uses rotatory machinery whose guard is fixed but intermittently removed for cleaning. Which control is required? ठीक है, कोई रोटेटिंग मशीनरी है तो उसका गार्ड तो फिक्स है लेकिन उसको रिमूव करते रहना पड़ता है ताकि इसको क्लीन कर सकें. सो वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? नो कंट्रोल, क्लीनिंग एक्सेप्टेबल एनी टाइम, नो. Only verbal instruction to cleaner, no. Manager decides ad hoc, no. Permit to work, lockout oblique tag out procedures, supervise the cleaning and train staff. Procedure plus guarding practices required. सिंपल सी बात है, उस बंदे को उसको काम करने का परमिट होना चाहिए. वहाँ पे उसको कैसे मशीन को खोलना है, कैसे लगाना है, वो प्रोसीजर्स प्रॉपर लिखे होने चाहिए. सुपरवाइज क्लीनिंग यानी कोई सुपरवाइज़र के अंडर पे ही इस तरीके का काम होना चाहिए और जो स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए. ठीक है. Why are welfare measures example canteens often linked to threshold like number of workers? हाँ, लाइक जो कैंटीन जो मीज़र्स है कि 250 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सो वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी देना कंपलसरी है. इसी तरीके से सेफ्टी ऑफिसर्स का भी है जो 1000+ वर्कर्स काम कर रहे हैं. वेलफेयर ऑफिसर का भी है 500+ वर्कर्स काम कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों ये मतलब नंबर ऑफ़ वर्कर्स पे ही हमने क्यों डाला हुआ है ये, है ना? अगर 500 से कम भी कर रहे हैं ज़रूरत तो उनको भी है. ऑप्शंस बिकॉज स्मॉल यूनिट्स कांट इकोनॉमिकली ऑपरेट देम एंड थ्रेशोल्ड बैलेंसेस कॉस्ट बेनिफिट्स. हाँ, यही ऑप्शन है यार. जो स्मॉल जो यूनिट्स है ना वो इकोनॉमिकली वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं कि इन सारी फैसिलिटीज़ को दे पाएँ. ठीक है, तो उनके भी हमें भाई बेनिफिट का सोचना है ना. A worker aged 14 was employed due to falsified age proof. ठीक है. On discovery, employer defends by saying employer relied on school certificate liabilities. कोई वर्कर है 14 साल का, वो एम्प्लॉय किया गया है लेकिन उसने जो वहाँ पे हाई स्कूल का जो अपने सर्टिफिकेट जमा किया था उसमें उसने अपनी एज 19 साल दिखाई थी. तो क्या एम्प्लॉयर मतलब ये बात कहेगा कि यार उसको तो उसने तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसको रख लिया, तो क्या उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी या नहीं बनेगी? ऑप्शन ए, एम्प्लॉयर एब्जॉर्ब्ड इफ बोनाफाइड रिलायंस प्रूवन. उसको छोड़ दिया जाएगा एम्प्लॉयर को. एम्प्लॉयर स्टिल लायबल, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर. एम्प्लॉयर मस्ट टेक ड्यू डिलीजेंस बट लाइबिलिटी में रिमेन फॉर एम्प्लॉइंग चाइल्ड. ओनली स्कूल पनिश्ड, वर्कर पनिश्ड अलोन. ऑप्शन बी, एम्प्लॉयर लायबल फिर भी रहेगा बिकॉज चाइल्ड लेबर को लेके हमारे यहाँ ना स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है. ठीक, 14 से नीचे, 14 साल से नीचे भैया काम नहीं करा सकते तुम. ये फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है. तो मतलब इतना आसान नहीं है. लेकिन हाँ, एम्प्लॉयर को मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बट स्टिल मतलब उसकी बात सुनी जाएगी लेकिन फिर भी लायबिलिटी तो रहेगी उसकी यार. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द रीज़न फॉर मैंडेटरी कैंटीन कमिटीज़ इंक्लूडिंग वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स. जो कैंटीन कमिटीज़ है वहाँ पे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है. क्यों? टू लेट वर्कर्स रन कैंटीन प्रॉफिटेबली, नो. टू अवॉइड इंस्पेक्शन, नो. फॉर पॉलिटिकल कैंपेनिंग, नो. टू इंश्योर वर्कर पार्टिसिपेशन इन ऑपरेशन एंड ओवरसाइट ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड सुटेबिलिटी. सिंपल सी बात है, वर्कर का पार्टिसिपेशन रहेगा अगर ऑपरेशन में कैंटीन कमिटी में ना, वहाँ पे इसका होना ज़रूरी है. तो उससे जो वेलफेयर सर्विसेज है ना वो देखी जाएंगी कि हाँ यार, क्योंकि वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको पता रहेगा कि उसके साथ के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे मतलब, और एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी भी वहाँ पे मेंटेन रहेगी जहाँ पे मैनेजमेंट और वर्कर्स के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे. A factory conducts regular interval safety audits and still an accident occurs due to an unforeseen event. Under the act, this fact will likely. ठीक है, एक फैक्ट्री जो है रेगुलरली क्या कर रही है ना, अपनी इंटरनल सेफ्टी जो उसकी सेफ्टी ऑडिट्स है वो करवा रही है, लेकिन उसके बाद भी मतलब वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है. सो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक्सोनरेट द ऑक्यूपायर, नो. Make inspections profitable, responsible, no. Led to automatic closure, no. Be a mitigating factor in enforcement of the prosecution assessments, but not an absolute defense if statutory requirement were breached. हाँ, मतलब बोला जा सकता है कि हाँ देखा जाएगा एक प्रोसीजरल जो डिमांड्स हैं इस एक्ट के तहत वो तो उसने पूरी निभाई है, यानी हर साल इंटरनल सेफ्टी ऑडिट्स करवाए हैं. बट उसके आगे भी एक स्टेप जाके हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे जब सेफ्टी ऑडिट्स हुए थे उन्होंने प्रॉपर मशीन्स को देखा था, चेक किया था, और वहाँ पे अगर कोई गलती उनको पकड़ी गई थी और उन्होंने सिर्फ पैसा बचाने के लिए या किसी भी और मकसद से उन गलतियों को इग्नोर तो नहीं किया. तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखनी पड़ेंगी. Why are record keeping and reporting emphasized in this statute? ठीक है, रिकॉर्ड हम एक्ट में हमने देखा ना कि कितने रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं. सो ये इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड कीपिंग और ये रिपोर्टिंग है कि कोई एक्सीडेंट्स अगर हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देनी है. क्यों? फॉर हिस्टोरिकल आर्चिव्स ओनली, नो. टू इंक्रीज पेपर वर्क, नो. फॉर पॉलिटिक्स रिकॉर्ड, नो. बिकॉज डेटा इज एसेंशियल फॉर इंस्पेक्शन, पॉलिसी मेकिंग, एक्सीडेंटल एनालिसिस एंड इन्फोर्समेंट एक्शंस. ठीक है.
If a factory's manager is absent and the occupier is overseas, who is primarily responsible for compliance? ठीक है, फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो छुट्टी में है, ऑक्यूपायर जो है वो फॉरेन गया हुआ है, सो कौन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल रहेगा वहाँ पे, ठीक है, कंप्लाइंस के लिए? कंप्लाइंस मतलब इस फैक्ट के प्रोविजंस के तहत काम करने के लिए. नो वन एब्सेंस एब्सॉल्व ड्यूटीज, नो भैया. वर्कर्स बिकम रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली, नो. लोकल म्यूनिसिपल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल, नो. ऑक्यूपायर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल, ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अल्टीमेट कंट्रोल. डेलीगेशंस डू नॉट रिमूव अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी. हाँ, उसने अपनी पावर डेलीगेट करी है मैनेजर को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्टीमेटली पूरा बच जाएगा. मैनेजर मस्ट बी ऑथोराइज्ड एंड अकाउंटेबल फॉर डे टू डे कंप्लाइंस. तो दिन दिन का जो कंप्लाइंस है ना, जो काम करने का जो तरीका है हर दिन, लाइक वर्किंग आवर्स, तो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी मैनेजर कंट्रोल करेगा, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल ऑक्यूपायर के हाथ में रहेगा. सो यहाँ पे हमने फैक्ट्री एक्ट के हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपको वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा होगा, और वीडियोस को लाइक और कमेंट्स, लाइक नहीं भी करो तो चल जाएगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैं और चेंजेस करूँ अपने पढ़ाने की स्टाइल में और टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, और अपना रिस्पॉन्स पक्का ज़रूर दीजिएगा. उससे क्या होगा ना कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस और बना पाऊँ. बिकॉज यही कुछ कमेंट्स होते हैं यार जिनकी वजह से तुम्हें मतलब मोटिवेशन रहती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, है ना. बिकॉज आप लोग के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ. सो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय.